तुम जैसी हसीन तितली जो इस वक्त बेसुध पड़ी है ना, आखिरकार मुझे मिल ही चुकी है। आज तो मैं तुमसे तब तक जुदा नहीं होऊंगा जब तक मेरा दिल नहीं भर जाता। आज मैं अपनी सारी शिद्दतें तुम्हारे वजूद पर लुटाकर ही पीछे हटूंगा। इंतहाई बदबूदार सांस लेती आवाज़ जरनिश को अपने कान के करीब सुनाई दी थी, लेकिन वो हिल नहीं पा रही थी। अगले ही लम्हे किसी ने अपना सख्त हाथ जरनिश के चेहरे पर फेरना शुरू कर दिया था। वो अपनी उंगलियों के पोरों से जरनिश के नर्म होंठों पर उंगली फेर रहा था और अगले ही लम्हे उसने अपना हाथ जरनिश के नशीबो फराज पर लेकर जाना शुरू कर दिया। जरनिश का पूरा वजूद कांप कर रह गया था। उसने आज तक किसी को भी इजाज़त नहीं दी थी कि उसके वजूद के इन हसास हिस्सों पर कोई हाथ भी लगाता, लेकिन आज वो इस कदर बेबस हो चुकी थी कि वो भारी आवाज़ वाला शख्स अपने हाथों से उसके वजूद के हिस्सों पर सख्ती पर बरत कर बड़े गंदे अल्फाज में उसके हुस्न की तारीफ कर रहा था। वो अंदर से काम गई थी, लेकिन जिस्म हरकत से कासिर था। उसे अपने ऊपर बोझ सा महसूस हुआ था। कब से इस मौका की तलाश में था और मिला ही है। पहली बार तुम्हें देखकर ही जज्बात बेकाबू हुए थे, मगर अपने वजूद पर एक शख्स का वजन महसूस करके जरनिश को लगा वो सांस नहीं ले पाएगी। अब जरनिश का असल इम्तिहान शुरू हुआ था, क्योंकि फिर उसे लगा जैसे उसके साथ नाजेबा किस्म की हरकतें शुरू हो चुकी हैं। उसे कोई बहुत बुरी तरह से नोच रहा था, अपनी शिद्दतें उसके नाजुक वजूद पर बखेर रहा था। जैसे सहना उसके लिए एक तकलीफ दे अमल था। वो कोमा में थी, लेकिन अपने साथ होने वाली ज्यादती को महसूस कर रही थी। अपनी किस्मत पर रो रही थी। अपनी मदद के लिए चाह कर भी किसी को बुला नहीं सकती थी। वो जो कोई भी था, धीरे धीरे उसके वजूद से बड़ी फुर्सत से हर एक पर्दा अलग करता जा रहा था। वो बेबसी की मूरत बने रोए जा रही थी। मुकम्मल तौर पर हर पर्दे से आज़ाद होने के बाद वो जिन कमीने इरादों से उसके वजूद पर झुका था, सब कुछ वो महसूस कर रही थी। अपने अंदर चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि कोई तो मुझे बचा लो, ये दरिंदा नुमा शख्स मुझे बर्बाद कर रहा है। मगर वो चाह कर भी बोल नहीं पा रही थी। रो रही थी, मगर आंसू अंदर कहीं गिर रहे थे। दुआ कर रही थी कि उसका ये जमूद टूट जाए और वो अपना बचाव कर सके, मगर वो बेबसी से अपनी बेबसी का तमाशा देखती रह गई थी। 1 घंटा उसकी ज़िंदगी के साथ घिनौना खेल खेलने के बाद वो शख्स कमरे से जा चुका था और वो ये सोच रही थी कि काश वो कोमा के बजाय मर जाती। जाने से पहले उसने इस मासूम लड़की को मुकम्मल लिबास पहनाकर यूं ठीक कर दिया था जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। हॉस्पिटल के इस कमरे में आने वाला और उसे बर्बाद करने वाला उस रात के अंधेरे में उसकी इस बीमारी का फ़ायदा उठाकर जा चुका था और जाते जाते अपना हाथ उसकी नाजुक हेलो मिस जर्निश, हाउ आर यू, मैं आपका डॉक्टर इबाद, वही मानूस आवाज़ जिसे वो पिछले कई दिनों से सुन रही थी। सुबह से इस आवाज़ से नफरत महसूस हो रही थी। उसके कमरे में इस डॉक्टर के अलावा उसे कभी कोई और मर्दाना आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। यहाँ तो 2 नर्स की आवाज़ें सुनाई देती थी, या फिर उस डॉक्टर की जिसका नाम डॉक्टर इबाद था, जिसकी बहुत तारीफ करता था कि आप जैसी खूबसूरत लड़की कैसे इतने दिन कोमा में रह सकती है। मैं जानता हूँ कि आप मुझे सुन सकती हैं, महसूस भी कर सकती हैं। आप अगर ज़रा सी कोशिश करें तो उठ भी सकती हैं। मिस जर्निश, आप बिना ऑक्सीजन मास्क के सांस ले रही हैं और ये इस बात की अलामत है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। वो रोज़ उसे इस बात पर उकसाता था कि वो उठकर बैठ जाए, और जिस रात जर्निश के साथ ये हादिसा पेश आया था, उसी डॉक्टर ने उसे कहा था कि देखिए, मैं पिछले 8 दिन से शराफत दिखा रहा हूँ। अगर आपने जागने की कोशिश नहीं की तो मुझे आपके साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। आप समझ रही हैं ना, जब एक मेरे जैसा शरीर डॉक्टर अपने पेशेंट के साथ ज़बरदस्ती करता है तो उस पेशेंट पर क्या गुजरती है, खासकर जब पेशेंट आप जैसी खूबसूरत और हसीन हो। डॉक्टर इबाद के अल्फाज जर्निश के कानों में टकरा रहे थे। तब डॉक्टर कहने लगा कि अच्छा, लगता है आपको छोटा सा सैंपल देना ही पड़ेगा। ये कहते हुए डॉक्टर इबाद ने अपना हाथ उसके बाजू पर रखा था और अगले ही पल एक चुटकी काट दी थी। वो चुटकी इतनी सख्त थी कि जर्निश को दर्द महसूस हुआ था। वो चीखना चाहती थी, मगर उसके हलक से आवाज़ नहीं निकली थी। डॉक्टर इबाद उसके बाजू को सहलाने लगा था, कहने लगा कि इससे भी ज़्यादा दर्द दूंगा मैं आपको, और वो भी ऐसी ऐसी जगह कि आप उठकर भागने पर
मजबूर हो जाएंगे। ये पहली बार था जब जर्निश को डॉक्टरी बात के अल्फाज कुछ अजीब लगे थे। वो गहरे गहरे सांस लेने लगी थी। जर्निश ये नहीं जानती थी कि वो डॉक्टर उसके साथ ये सब कुछ करेगा। इबाद की आवाज़ सुनकर जर्निश की हार्ट बीट तेज हुई थी। उसका जी चाहा कि उठकर इस डॉक्टर का मुंह नोच कर रखते, जिसने उसकी बेबसी के साथ ऐसा घिनौना खेल खेला था। तभी नर्स की आवाज़ आई थी, डॉक्टर इबाद, इस लड़की के हाथ में हरकत हुई है। ये सुनकर डॉक्टर इबाद ने फौरन से उसके हाथ की तरफ देखा जो लरस रहे थे। एक दिलफरेब मुस्कुराहट उसके चेहरे पर छाई थी। वो कहने लगा, वेरी गुड, लगता है कल की बात इन पर असर कर गई है। फिर वह जर्निश के करीब आया, कहने लगा, आज रात अपना बचाव कर सकती हो तो कर लेना, क्योंकि आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ये सुनकर जर्निश को गुज़श्ता रात याद आई थी। डॉक्टर इबाद एक बार फिर उसके कान के करीब झुककर कहने लगा, आज जो डोज मैं तुम्हें दूंगा ना, उसके बाद तो अच्छे अच्छे होश में आ जाते हैं। फिर तुम किस खेत की मूली हो? मुझे तुम जैसी हसीन लड़कियों का इलाज करना बहुत पसंद है। उसे बात नामी गायबाना डॉक्टर से नफरत सी महसूस हुई थी। उसकी बातें किसी पिघले हुए शीशे की तरह जर्निश के कानों में पड़ी थी। उसकी आंखों के पपोटे हिलने लगे। ये देखकर डॉक्टर इबाद खुश हुआ था, मगर जर्निश की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी। नर्स, आप इन्हें इंजेक्शन लगा दे। मुझे उम्मीद है ये लड़की जल्द कोमा से बाहर आ जाएगी। ये कहकर वो कमरे से बाहर जा चुका था। रात को फिर से उसके पूरे वजूद पर हाथों की गुस्ताखियां शुरू हो चुकी थी, और इस बार जर्निश अपनी पूरी कुव्वत लगा रही थी ताकि फिर से उसे हवस का निशाना न बनाया जा सके। मगर वो तो बड़ी फुर्सत से एक बार फिर बेबाकी दिखा रहा था, जैसे उसे ना ही किसी के आने का डर हो और ना ही कोई खौफ हो। शायद ये रात का ही कोई पैड था जो वो एक बार फिर उसके वजूद से एक एक पर्दा अलग कर चुका था। साथ साथ ऐसे गुस्ताख अल्फाज कह रहा था कि जिन्हें वो दवा के जेरे असर सुन तो रही थी, समझ भी रही थी, मगर उसका जवाब नहीं दे पा रही थी। आंखों से गर्मा गर्म आंसू तकिए में जज़ब होने लगे थे। वो शख्स एक बार फिर उसकी इज्जत पामाल करना चाहता था। एक बार तो उसकी असमत दरी कर चुका था, शायद दूसरी बार भी वो करना चाहता था। पूरी कुव्वत इस्तेमाल करते हुए जर्निश ने अपने आप को इस जमूत से आज़ाद करवाना चाहा। कमरे में घुप अंधेरे में वो शख्स उसके वजूद को नोच रहा था, जब अचानक से उसने बुरी तरह से उसका हाथ पीछे किया। छोड़ो मुझे कमीने, बामुश्किल जर्निश के हलक से आवाज़ निकली थी। उसी वक्त कमरे का दरवाज़ा खुला और वो बाहर चला गया, लेकिन जर्निश का जमूद टूट चुका था। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। हालांकि उसे बोलने में दिक्कत महसूस हो रही थी, मगर उसकी आवाज़ पर नर्स उसके कमरे में आई थी। उसे होश में देखकर खुश हो गई, लेकिन उसकी बिखरी हालत देखकर नर्स की रंगत उड़ी थी। फौरन से उसे दोबारा से गाउन पहनाया और उस पर चादर डाल दी। डॉक्टर इबाद तक खबर पहुंच चुकी थी। जैसे वो कमरे में आया, जर्निश को होश में देखकर कहने लगा, आपने तो हमें सरप्राइज कर दिया। मगर वो उसे नफरत से देख रही थी। अटक अटक कर कहने लगी, इसने इसने मुझे बर्बाद कर दिया, इसे मेरे साथ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नर्स डॉक्टर इबाद को हैरत से देखने लगी। डॉक्टर इबाद नाफहमी से उसे देख रहा था। वो बुरी तरह से घबराया था। कहने लगा, आपका दिमाग तो दुरुस्त है, मैं क्यों ऐसा करने लगा? नर्स कहने लगी, आप क्या कह रही हैं? वो कहने लगी, मेरे घर वालों को बुला दो। बहुत अटक कर धीरे धीरे बात कर रही थी। कुछ ही देर में उसके घर वाले आ चुके थे। उसे देखकर खुश हुए थे, लेकिन जैसे ही जर्निश की बात सुनी, सबके होश उड़े थे। वो बार बार कह रही थी, इस डॉक्टर ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, इसने मुझे बर्बाद करके रख दिया। ये सुनना था कि जर्निश के बड़े भाई ने डॉक्टर इबाद का गिरेबान पकड़ लिया। तुमने क्या किया मेरी बहन के साथ, बोलो, वजाहत ने गराह कर कहा था। वो कहने लगा, मेरा गिरेबान छोड़े, ये क्या बदतमीजी है, मैंने कुछ नहीं किया, इस लड़की के साथ ये झूठ बोल रही है। लेकिन जर्निश कहने लगी, बेशक आप मेरा मेडिकल चेकअप करवा दें, मेरे साथ ज्यादती हुई है, मैं सब कुछ महसूस कर सकती हूँ। ये डॉक्टर कल दोपहर को भी मुझे धमकियाँ दे रहा था, और आज भी इसने मुझे धमकी दी, और रात को ये मेरे पास आया था, तभी मैं पूरी कुव्वत से जाग उठी। अगर आज भी मैं जागती ना तो ये पता नहीं मेरे साथ क्या कर जाता। ये सुनकर सभी परेशान हुए थे। वहाँ पर एक लेडी डॉक्टर भी आ गई। जब उसने जर्निश का चेकअप किया तो कहने लगी, इस लड़की के साथ वाकई किसी ने ज्यादती की है।
डॉक्टर इबाद तो बुरी तरह से घबरा गया था। कहने लगा, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जरनिश की वालिदा रोने लगी। वो भी रोए जा रही थी। उसका बड़ा भाई तो यूं था कि डॉक्टर इबाद का गला घोंट देगा, उसे जान से मार डालेगा। कहने लगा, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। उसके गिरबान को इस तरह से झंझोड़ चुका था कि डॉक्टर की शर्ट के बटन तक टूट गए थे। वह बदहवासी के आलम में था और जरनिश बार बार कह रही थी कि इसी ने मुझे बर्बाद किया है। लेकिन ये बात कह रहा था कि मैंने इस लड़की को कुछ नहीं कहा, ये झूठ बोल रही है। इसकी वालिदा कहने लगी, जब मेरी बच्ची यहाँ पर कोमा में थी तब वो कमवारी थी। किसी ने तो उसके साथ जुल्म किया और आपके हॉस्पिटल में हुआ है। बहरहाल सीसीटीवी कैमरा देखा गया। कमरे के अंदर का कैमरा ऑन किया गया तो कमरे में घुप अंधेरा था। बस इतना पता था कि कोई उसके कमरे में आया था और उसके ऊपर भी लेटा था, लेकिन अंधेरे की वजह से कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उस शख्स का चेहरा अया नहीं था और इससे पहले डॉक्टर इबादी आखिरी दफ़ा उसके कमरे में आया था, उसका चेकअप किया था और उसके रुखसार थपथपा कर यही कहने लगे थे कि जल्दी से होश में आ जाओ लड़की, वरना मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करूँगा, फिर ही तुम्हें होश आएगा। कमरे की लाइट उन्होंने ही बंद की थी और फिर वो चले गए। जिस तरह कोमा पेशेंट के कमरे बने हुए थे, ज़्यादातर लोगों का आना जाना वहाँ नहीं था, इसलिए रात में कॉरिडोर की लाइट भी बंद हो चुकी थी। जिसने भी ये सब किया था, प्री प्लान किया था। जरनिश के कमरे में आने से पहले कॉरिडोर की लाइट बंद हुई थी ताकि उसे कोई पहचान ना सके। कमरे के बाहर रखी कुर्सी पर वाइट कोट उतार कर रखा गया था और फिर ही जाने वाला अंदर गया था। जिस तरह की धमकियां डॉक्टर इबाद ने उसे दी थी, नर्सें भी इस बात की गवाह थी और वो रो देने को था। वो बार बार यही कह रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन वजाहत ने उसके मुंह पर मुक्के मारने शुरू कर दिए। डॉक्टर इबाद का चश्मा जमीन पर गिरकर टूटा था। सब लोग उसी पर उंगलियां उठा रहे थे। वो बार बार कह रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बोलने का मौका तो दो। बहरहाल जरनिश के चचा ने कहा कि जो कुछ उसने हमारी बच्ची के साथ किया है, हम इस पर केस भी कर दें तो हमारी बेटी की इज्जत वापस नहीं आएगी और हो सकता है इस डॉक्टर को ज़्यादा सज़ा ना हो, ये फिर से रिहा हो जाएगा। चंद साल उसको सज़ा मिलेगी, इसलिए जब इज्जत का खिलवाड़ उसने किया तो निकाह भी यही करेगा। ये सुनकर इबाद कहने लगा, ये लड़की झूठी है, आप लोग कैसे मुझ पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया। इबाद के कुछ दोस्त और इबाद की वालिदा तक हॉस्पिटल पहुंच गई थी। जिस तरह की सिचुएशन थी, उन्हें भी अपने बेटे पर शक होने लगा और वो कहने लगी, इबाद, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वो कहने लगा, अम्मी, आपको भी मुझ पर भरोसा नहीं है? वो कहने लगी, जो कुछ मैंने देखा है ना, मैं किस पर भरोसा करूं? मैं नहीं जानती, तुम्हें इस लड़की से निकाह करना पड़ेगा। लेकिन जरनिश कहने लगी, मुझे नहीं करना इस शख्स से निकाह, मुझे इससे नफरत है। वो रोए जा रही थी। उसकी वालिदा कहने लगी, जितनी बदनामी हो चुकी ना, तुम्हें कौन अपनाएगा? वो कहने लगी, ना अपनाए कोई, लेकिन मैं ऐसे शख्स के साथ एक लम्हा नहीं रह सकती। डॉक्टर इबाद कहने लगा, मुझे भी इससे शादी नहीं करनी। आप लोग मुझे सजा दिलवा दें, मैं अपने आप को बेकसूर भी साबित कर लूँगा। ये सुनकर वजाहत को और गुस्सा आया। कहने लगा, तो पैसे के जोर पर अपने आप को बचा नहीं सकता? मेरी बहन से निकाह करो, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। बहरहाल समझा बुझाकर जरनिश को भी इसकी वालिदा ने इस बात पर आमादा किया था कि तुम्हारी बहुत ज़्यादा बदनामी हो चुकी है, कोई तुम्हें नहीं अपनाएगा। गलत उसने किया तो इज्जत भी उसी डॉक्टर को ही देनी चाहिए। और डॉक्टर इबाद की वालिदा ने भी यही कहा कि तुम जज्बात में आकर गलती कर बैठे हो। बेहतर है कि इस लड़की को अपना लो, वरना तुम्हें दूध भी नहीं बख्शूंगी। डॉक्टर इबाद की यह हालत थी कि जी चाह रहा था कि ज़मीन फटे और वो दफन हो जाए। बहरहाल मौलाना साहब को भी बुलाया गया और वही उसका निकाह जरनिश से हो चुका था। उसके लिए वो सिर्फ एक पेशेंट थी जो कार एक्सीडेंट के केस में हॉस्पिटल लाई गई थी, लेकिन गाड़ी एक्सीडेंट के दौरान पलटी खा चुकी थी। चोट लड़की के सर पर लगी थी और तब से वो कोमा में थी। बज़ाहिर चोटों का इलाज हो चुका था, लेकिन उसे होश नहीं आ रही थी। डॉक्टर इबाद ने जब इस लड़की को देखा तो समझ चुका था कि दिमाग पर चोट लगने से ऐसा हुआ है। उसको सुन सकती है, महसूस भी कर सकती है। बस अपनी कुव्वत मदाफ़त को थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करेगी तो होश में आ जाएगी। लेकिन वो नहीं जानता था कि वो लड़की उसके लिए एक बहुत बड़ी बदनामी और आजमाइश बन जाएगी। वो बाज़िद थी कि वापस अपने घर जाएगी, अपनी माँ के पास। इबाद इस वक्त इतने गुस्से में था कि जिसकी कोई हद नहीं। वो लड़की ज़बरदस्ती उसके गले पड़ी थी।
اس وقت اس کے ہونٹوں کے کناروں سے خون بہہ رہا تھا کیونکہ وجاہت نے اس کے چہرے پر مکے برسائے تھے۔ آنکھ کے قریب نیل کا نشان تھا۔ بڑے غصے سے کہنے لگا، نہیں یہ میرے ساتھ جائے گی، جب میں نے اسے برباد کیا تو رکھوں گا بھی میں اپنے بعد۔ زرنش نے بڑی نفرت سے اسے دیکھا تھا، جو نکاح ہوتے ہی اپنا جرم قبول کر چکا تھا۔ زرنش نے روتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی، مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ میرے ساتھ غلط کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ تم ہی ہو۔ تم جیسے ڈاکٹر نہیں بلکہ حیوان ہوتے ہیں۔ حیوان اور عباد غصے سے گور کو اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس کی ویل چیئر پکڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ آنکھیں سرخ تھی۔ اس کی والدہ بھی اس کے پیچھے پیچھے زرنش کے گھر والوں سے معذرت کرتے ہوئے باہر آئی تھی۔ عباد کو تکلیف اس بات کی تھی کہ اس کی ماں نے بھی اس پر بھروسہ نہیں کیا تھا۔ بہرحال باہر آتے اس نے اپنی گاڑی کی پچھلی نشست کا دروازہ کھولا اور جیسے ہی زرنش کو گود میں اٹھانے لگا تو اس نے اس کا ہاتھ پیچھے کیا تھا۔ وہ رو رہی تھی، نفرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دیکھ تو عباد بھی اسے غصے اور نفرت سے رہا تھا، جو اس کا ہاتھ پیچھے جھٹک چکی تھی، لیکن اس بار عباد نے اسے قہر بھری نظروں سے دیکھا اور زبردستی اسے اپنی گود میں بھر کر گاڑی کی پچھلی نشست پر بٹھا چکا تھا۔ اس کی والدہ کو لگا کہ شاید خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر وہ بہک گیا تھا، کیونکہ جب بھی کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھتا تھا تو اپنی ماں کو اشارے کرتا تھا، امی دیکھیں نا کتنی خوبصورت ہے، کہیں تو آپ کی بہو بنا دوں۔ اس کی والدہ اس کی کمر پر تھپکی لگاتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی مذاق کر رہا ہے، کہنے لگی دیکھ لینا تمہارے لیے ایسی لڑکی ڈھونڈوں گی جو ذرا بھی خوبصورت نہ ہو۔ اس کی والدہ نے بھی مذاق کیا تھا، امی میں اس معاملے میں کمپرومائز نہیں کروں گا، اگر آپ نے ایسی کسی لڑکی کو میرے لیے چنا تو میں کسی بھی لڑکی سے زبردستی نکاح کر کے اسے گھر لے آؤں گا، جو خوبصورت ہوگی پھر مجھ سے شکایت مت کریے گا۔ یہ سن کر اس کی والدہ نے سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا۔ بشریٰ بیگم کے دماغ میں بیٹے کی باتیں گونج رہی تھی۔ انہوں نے تو اپنی بھانجی کو پسند کیا تھا، لیکن یہ بات اس کے لیے صاف انکار کر چکا تھا، کیونکہ وہ خوبصورت نہیں تھی۔ شاید اس لیے اس خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر بشریٰ بیگم کو بیٹے پر غصہ آیا تھا، کچھ نفرت کا احساس بھی ہوا تھا۔ برابر میں بیٹھی 19 سالہ لڑکی پر ترس بھی آیا تھا، جو ان کے بیٹے سے 10 سال چھوٹی تھی۔ عباد کا گھر ایک اچھے اور پوش علاقے میں تھا، لیکن زیادہ بڑا نہیں تھا، بس ایک کار پارکنگ کی جگہ تھی اور گراؤنڈ فلور پر صرف ایک کمرہ تھا، باورچی خانہ تھا اور ایک ڈرائنگ روم تھا، اور نیچے بنے ہوئے کمرے میں اس کی والدہ رہتی تھی۔ عباد کا کمرہ اوپر تھا اور ایک اور کمرہ بھی اوپر موجود تھا، جو گیسٹ روم کے طور پر رکھا گیا تھا۔ بہت بڑی گیلری تھی جو عباد کے کمرے میں تھی۔ جیسے گاڑی اس نے گھر کے اندر پارک کی تو اس کی والدہ کہنے لگی، اس لڑکی کو میرے کمرے میں لے کر جانا۔ عباد کے ماتھے پر پھر سے بل پڑے تھے۔ کیوں امی، آپ کے کمرے میں کیوں لے کر جاؤں؟ میں نے گناہ کیا، اس کے ساتھ زیادتی کی، آپ کو لگتا ہے میں قصوروار ہوں؟ زبردستی آپ کے کہنے پر، آپ کے مجبور کرنے پر میں نے اس سے نکاح کیا تو یہ میرے کمرے میں جائے گی۔ زرنش کہنے لگی، نہیں، مجھے اس شخص کی شکل بھی نہیں دیکھنی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، بہت غصے سے دہاڑا تھا، اوہ یو شٹ اپ، خبردار جو تم نے کچھ بھی بکواس کی، ایک لفظ بھی بولی تو جان نکال لوں گا تمہاری۔ کب سے وہ اپنے غصے پر ضبط کیے ہوئے تھا، لیکن اب جیسے پھٹ پڑا تھا۔ عباد کی بات سن کر زرنش تو خوف سے اندر تک کانپ گئی تھی، فوراً سے چپ ہو گئی۔ عباد کہنے لگا، تم کیا سمجھتی ہو مجھ پر حکمرانی جتاؤ گی؟ ہوگی خدا تو تم جیسے وکھرے قسم کے مریضوں سے بھی بچائے۔ میں یہاں دن رات ایک کر رہا تھا تمہارا علاج کرنے کے لیے، تمہیں ٹھیک کرنے کے لیے، اور تم مجھ پر الزام لگا کر میرے گلے پڑ گئی۔ خود کو سمجھتی کیا ہو تم؟ تمہاری وجہ سے میرے گھر والے مجھ پر شک کر رہے ہیں۔ میں سر اٹھا کر اپنے خاندان کے کسی محفل میں نہیں جا پاؤں گا۔ پہلے تم نے مجھ سے نکاح کے لیے حامی بھر لی، اب جو نکاح کر کے لاؤں تو بلا وجہ کے ڈرامے دکھا رہی ہو۔ اگر باقیوں کو شرم نہیں ہے میرے کردار کشی کر رہے ہیں تو ہاں مجھے بھی شرم نہیں ہے۔ جب میں تمہاری بے ہوشی میں تمہارا فائدہ اٹھا کر تمہارے ساتھ وہ سب کچھ کر سکتا ہوں، وہ کال تمہارے 2 بار کر سکتا ہوں، تو پھر اب تو تمہارے ہاتھ پاؤں بھی سلامت ہو گئے ہیں، تھوڑے بہت ہلنے جلنے لگے ہیں۔ کیا پتہ میرے قریب آنے سے تمہاری باقی کی جو جسم بے حرکت ہے وہ بھی کام کرنے لگ جائے۔ شرم کے مارے زرنش کا چہرہ سرخ لال ہو چکا تھا، جب اس کی والدہ نے آگے بڑھ کر غصے سے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تھا، مگر تھپڑ نہیں مارا تھا۔ عباد کی والدہ البتہ بول اٹھی،
इबाद देखो जो कुछ तुमने किया तुम्हें अभी तक उसका एहसास नहीं है। तुमने लड़की की उम्र देखी है? मुझे मुनासिब नहीं लगता कि मैं उसे तुम्हारे कमरे में रहने दूँ। ये बात सुनकर वो अंदर तक सुलग उठा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। पिछली नशिस्त का दरवाज़ा खोला, जरनिश को गोद में लिया, फिर दरवाज़ा अपने पाँव से बड़ी ज़ोर से बंद करके उसे लिए अंदर दाखिल हो गया। छोटा सा लाउंज था और वहीं से सीढ़ियाँ ऊपर जाती थी। वो सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू हो चुका था। उसकी वालिदा उसे पुकारती रहेगी, लेकिन वो रुका नहीं। जरनिश अपने हाथों से उसके कंधे पर मुक्के मार रही थी। छोड़े मुझे, नहीं जाना मुझे आपके कमरे में। प्लीज़ कोई मुझे बचाए। लेकिन इबाद ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़ चुका था। उसकी वालिदा को वैसे भी घुटनों की तकलीफ का मसला था। वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती थी। मुझे आवाज़ें दे रही थी कि इबाद तुम गलत कर रहे हो। लेकिन वो रुका नहीं। अपने कमरे का दरवाज़ा पाँव से उसने खोला था। क्योंकि लॉक नहीं था। जैसे उसने पैर मारा दरवाज़ा खुल गया। बेड पर लाकर उसने जरनिश को ज़ोर से फेंका था। फिर दरवाज़ा बंद किया। वो बेचारी खौफज़दा हो गई थी। फ़ौरन से बैठकर हाथों की मदद से पीछे खिसकने लगी। पाँव बेजान थे और उसे इस बात का एहसास हो रहा था कि अगर उठ के खड़ी हो सकती तो अपना बचाव करते हुए कमरे से ज़रूर निकल जाती। दरवाजे की कुंडी लगाकर जब इबाद उसके करीब आया तो वो बुरी तरह से घबराई थी। बंद आंखों से कैसे देख लिया तुमने कि तुम्हें मैंने बर्बाद किया था? तुम लोगों ने कैसे मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया? वो धीमे लहजे में लेकिन बड़ी सख्ती से पूछ रहा था। लेकिन वो कुछ नहीं बोली। वो डर रही थी। जब उसने जरनिश को खामोश देखा तो चिल्लाया था, बताओ मुझे, तुम्हें शर्म नहीं आई मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाते हुए? मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए धमका रहा था क्योंकि मैं जानता था कि तुम मेरी आवाज़ सुन रही हो। तुम कोमा की किस कंडीशन में हो? जिस कंडीशन में तुम थी ना, तुम मेरी धमकियों से उठ बैठती। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया। तुमने इतना बवेला मचाया कि मेरी किसी ने बात तक नहीं सुनी। लेकिन फिर भी मैं मेडिकल टेस्ट करवाऊंगा और तुम पर यह साबित करूंगा कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वो मैंने नहीं किया। और उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी में जहन्नम बना कर रख दूंगा। तुमने मुझे बदनाम करके रख दिया। मैं हॉस्पिटल में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। नौकरी छूट गई, कोई हॉस्पिटल मुझे काम के लिए नहीं रखेगा। तुम्हें अंदाज़ा है तुमने मेरे साथ क्या किया है? वो चिल्लाया था। जरनिश ने खौफ से आंखें बंद की थी। टिप टिप आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कहने लगा, मेरा जी चाह रहा है तुम्हारा गला दबाकर तुम्हें जान से मार डालूं। अच्छा होता तुम होश में ना आती। अगर मुझे पता होता कि तुम होश में आकर मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दोगी, मैं तुम्हें जहर का टीका लगा देता। अभी वो से बात कर ही रहा था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। इबाद इबाद दरवाज़ा खोलो। बुशरा बेगम बड़ी मुश्किल से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुंची थी। जानती थी कि अव्वल तो इबाद गुस्सा बहुत कम करता है, लेकिन जब करता है तो पागल हो जाता है। इबाद ने जैसे अपनी मुट्ठियाँ भींच कर अपने आप को कंट्रोल किया था। इस वक्त उसका चेहरा जरनिश के चेहरे के करीब था और वो आंखें बंद किए कांप रही थी। वो पीछे हट गया, जाकर कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। उसकी वालिदा बुरी तरह से हाँफ रही थी। क्या किया तुमने बच्ची के साथ? बुशरा बेगम फौरन से जरनिश के पास आई थी। वो रो रही थी। कहने लगा, कुछ नहीं किया मैंने। अम्मी, मुझे आप पर अफसोस है। आपको मैं ऐसा लगता हूँ कि एक लड़की की इज्जत को बर्बाद कर दूंगा। मुझे दूसरों का अफसोस नहीं है, मुझे आप पर अफसोस है। आपको अपने खून पर शक था या फिर अपनी तरबियत पर भरोसा नहीं था? इबाद की आंखों में भी आंसू झिलमिला रहे थे। बुशरा बेगम नजरें चुरा थी। जो इस वक्त सिचुएशन थी वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी, लेकिन अब लग रहा था जैसे बेटे के साथ ज्यादती कर गई हैं। वो सोफे पर बैठ चुका था। दोनों हाथों से अपने बाल उसने पकड़ लिए। गुस्सा इस कदर था कि बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जितनी तजलील उसकी हो चुकी थी वो सोच भी नहीं सकता था। एक गहरी सांस लेकर कहने लगा, मैं कल इस लड़की का और अपना मेडिकल टेस्ट करवाऊंगा और इस रिपोर्ट से साबित हो जाएगा कि मैंने इस लड़की के साथ कुछ नहीं किया। अगर इसके साथ कुछ गलत हुआ है तो करने वाला कोई और है। मेरे बेगुनाह साबित होते ये लड़की सबके सामने अपने मुंह से कहेगी कि मैं बेकसूर हूँ और इसने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है। उसके बाद मैं इसे तलाक दे दूंगा। मैंने सिर्फ आपके मजबूर करने पे ये निकाह किया, वरना मैं मर जाता इस लड़की से निकाह नहीं करता। उसकी वालिदा इबाद की बात सुनकर हक्का बक्का उसे देख रही थी। उसकी वालिदा कहने लगी, इसका भाई तुम पर केस कर देता, तुम्हें जेल भेज रहा था। इबाद कहने लगा, तो भेज देता, मैं
अपने आप को बेकसूर साबित कर सकता था, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं है। मेरी एक टेस्ट रिपोर्ट मुझे बेकसूर साबित कर देती और मैं बाइज्जत जेल से बाहर रहा हो जाता। लेकिन आपने ये जो निकाह का बोझ मेरे सर पर डाला है ना, ये आपने अच्छा नहीं किया। ये कहकर वो उठकर कमरे से बाहर जा चुका था और दूसरे कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर चुका था। जरनिश का जैसे रुका हुआ सांस बहाल हुआ था। बुशरा बेगम उसके बराबर में ही अपने घुटने पकड़ कर बैठ गई। कभी जरनिश को देखने लगी जो वाकई बेकसूर थी, क्योंकि उसे नहीं पता था उसके साथ किसने क्या किया। उसका इलाज ही बात कर रहा था और जिस तरह से नर्स ने ये बताया था कि वो तो उसे दबी दबी धमकियां देता था, तो यकीनन इस लड़की का शक बात पर ही जा था। सारी बातें सुनकर तो माँ होते हुए बुशरा बेगम ने भी बेटे पर शक किया था, लेकिन अब उन्हें अपना बेटा भी बेकसूर लग रहा था। जरनीश को उन्होंने अपने साथ लगाकर चुप करवाया। कहने लगी, चुप हो जाओ, मैं नहीं जानती कि तुम्हारे साथ किसने ये सब किया, लेकिन बेटा जुल्म तुम्हारे साथ हुआ है। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। बड़ी मुश्किल से जरनीश लेट कर सोई थी और बुशरा बेगम भी नीचे नहीं गई थी, बल्कि उसी के बराबर में लेट कर सो चुकी थी। लेकिन सुबह जरनीश को लगा जैसे कोई उसे झंझोड़ रहा है। उसने आंखें खोली तो इबाद उसके सर पर खड़ा था। कहने लगा, चलो उठकर बैठो, तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है। उसकी आवाज़ सुनकर बुशरा बेगम भी उठकर बैठ गई। कहने लगी, क्या हो गया तुम्हें? सुबह सुबह कहाँ बच्ची को लेकर जा रहे हो? कहने लगा, पूरी रात मैं सोया नहीं, मुझे अपने आप को बेकसूर साबित करना है। मेरा कैरियर, मेरा मुस्तकबिल, इस लड़की ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया है। कहने लगी, तुम छोड़ो अभी इसे, लेकिन इबाद ने कुछ नहीं सुना था। इसे गोद में भरकर नीचे गाड़ी में ले जाकर बिठा दिया और उसे एक दूसरे हॉस्पिटल लेकर गया। अपना और उसका टेस्ट भी करवाया और अर्जेंट रिपोर्ट के लिए कहा, लेकिन फिर भी 2 दिन का टाइम दिया गया था। वो वापस उसे घर लेकर आ गया। नीचे बुशरा बेगम के कमरे में जाकर लेटा दिया। दोपहर को जरनीश के घर वाले आए थे। उसकी वालिदा रोए जा रही थी। अपनी माँ को देखकर जरनीश ने अपने दोनों हाथ फैलाए थे। उसकी माँ जरनीश के गले लगी। बुशरा बेगम कहने लगी कि देखिए, आपकी बेटी के साथ ज्यादती हुई है, लेकिन करने वाला मेरा बेटा नहीं है। वो टेस्ट रिपोर्ट करवा रहा है, मुझे यकीन है बेकसूर साबित भी हो जाएगा। फिर आप लोग क्या करेंगे? ये कहते हुए बुशरा बेगम रोने लगी। इबाद इस वक्त घर पर नहीं था, अपनी टेस्ट रिपोर्ट ही लेने गया था। वजाहत कहने लगा, देखिए, झूठी रिपोर्टें बनाना आपके बेटे के लिए मुश्किल नहीं है। बुशरा कहने लगी, ये बात, हर बात का कसूरवार मेरे बेटे को मत ठहराएं। आप लोग टेस्ट करवा सकते हैं। ज़रूरी तो नहीं कि जो कुछ आपकी बहन के साथ हुआ है वो करने वाला मेरा बेटा ही था। वजाहत कहने लगा, नर्सों के बयान और वीडियो फुटेज के बाद भी आप ये बात कह रही हैं? वो कहने लगी कि बेटा, ठंडे दिमाग से सोचो कि वीडियो में किसी का चेहरा साफ नज़र नहीं आ रहा, कोई और भी तो हो सकता है। इस पूरे हॉस्पिटल में सिर्फ एक मेरा बेटा डॉक्टर ही तो नहीं था जो आप उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वहाँ पर तो और भी डॉक्टर थे। मेरा बेटा कोई आज तो डॉक्टर नहीं बना, वो पिछले कई सालों से अपनी ड्यूटी वहाँ पर सर अंजाम दे रहा है। आज से पहले तो मैंने ऐसी कोई बात नहीं सुनी। उसी वक्त ये बात भी वहाँ पहुँच गया था। घर में दाखिल होते ही जैसे उसने कमरे में कदम रखा तो वजाहत को देखकर उसके माथे पर बल पड़े थे। रिपोर्ट उसने वजाहत के हाथ में पकड़ाई थी। कहने लगा, देख लो, इस रिपोर्ट में सारी सच्चाई लिखी है। मैंने तुम्हारी बहन के साथ कुछ नहीं किया, इसलिए चलो शाबाश, उठाओ अपनी बहन को और लेकर जाओ यहाँ से। इसे तलाक मैं लफ्ज़ी तौर पर भी दूंगा और कागजी तौर पर भी। वजाहत ने वो रिपोर्ट देखी, फिर कहने लगा, एक डॉक्टर होते हुए तुम्हारे लिए ऐसी रिपोर्टें तैयार करना कोई मुश्किल बात नहीं है। वो कहने लगा, तो जाओ, तुम जाकर टेस्ट करवा लो, तुम्हारी जहाँ तसल्ली होती है वहाँ ले जाओ इसे। वजाहत नज़र चुरा गया था। अलबत्ता आमना बेगम बुशरा बेगम के पास आई। कहने लगी, ज़्यादती मेरी बच्ची के साथ हुई है। अगर आपके बेटे ने नहीं भी की, लेकिन इस वक्त यही मुजरिम साबित हुआ था। लेकिन मेरी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद मत करें। पहले ही बदनामी का दब्बा उसके दामन पर लग चुका है, अब तलाक का दब्बा मत लगाएं। आमना बेगम बुशरा बेगम के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए कह रही थी। जरनिश खुद परेशान हो गई थी। अगर ये नहीं था तो फिर कौन था? क्योंकि उसने अपने कमरे में डॉक्टरी बात के अलावा किसी मर्द की आवाज़ नहीं सुनी थी। बहरहाल जब बड़ों ने मदाखलत की तो वजाहत और इबाद दोनों ही ठंडे पड़ चुके थे। वजाहत जाकर बाहर गाड़ी में बैठ चुका था और इबाद भी गुस्से से उसे घूर कर देखता अपनी गाड़ी चलाकर कहीं जा चुका था।
आमना और बुशरा बेगम ने एक दूसरे से बातचीत की थी। आमना बेगम तो हाथ जोड़ चुकी थी, जबकि बुशरा बेगम उनके हाथ पकड़ कर कहने लगी कि फिक्र मत करो, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारी बच्ची के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगी। मेरा इबाद बुरा नहीं है, मैं जानती हूँ गुस्से का तेज है। जाहिर सी बात है, जब बैठे बिठाए किरदार पर इल्ज़ाम लग जाए तो थोड़ा बहुत रद्द-ए-अमल तो होता ही है। बस मेरी तो ये दुआ है कि जरनिश बेटी के साथ जिसने गलत किया वो असल गुनहगार पकड़ा जा सके। अपनी बेटी से मिलने के बाद आमना वहाँ से जा चुकी थी और जरनिश चुपचाप सर झुकाए वहीं इस कमरे में बैठी रह गई। बार बार बुशरा बेगम अपने बेटे को कॉल्स कर रही थी। रात के 11 बज चुके थे, मगर वो अभी तक घर नहीं आया था। इतने ही घंटों तक फजूल में गाड़ी इधर उधर दौड़ाने के बाद जब वो घर लौटा था तो आंखों में नींद थी, आंखें सुर्ख हो रही थी, जैसे वो बेतहाशा रोता रहा हो। सामने उसकी माँ सोफे पर बैठी बैठी सो रही थी। आज तक उसने अपनी माँ को कभी इतना परेशान होने दिया ही नहीं था। हर वक्त बच्चों की तरह अपनी माँ को तंग करता रहता, लाड करता रहता था और उन्हें खुश रखता था। आज पहली बार इसकी वजह से उसकी माँ परेशान थी और इसकी वजह वो जरनिश थी। वो ने यूं सोफे पर बैठे बैठे सोया देखकर तड़प ही तो गया था। आगे बढ़कर कहने लगा कि मामा आप यहाँ पर क्यों सो रही हैं, कमरे में जाकर सो जाती। बेटे की आवाज़ पर वो हड़बड़ाकर उठ बैठी, कहने लगी कि आगे बेटा, कहाँ चले गए थे तुम? मेरी तो तुम्हारे लिए दुआ करते करते न जाने कब आंख लगी। आखिर कितना तड़पाओगे अब अपनी माँ को, बस कर दो। वो रोते हुए अपने बेटे के सीने से लग चुकी थी और वो भी अपनी माँ को सीने से लगा गया था। कहने लगा कि मामा हम दोनों माँ बेटा कितना खुश थे ना अपनी ज़िंदगी में। हमारी खुशियों को न जाने किसकी नज़र लगी, मगर हमारी खुशियाँ बर्बाद करने वाली को मैं छोड़ूंगा नहीं। उसको इतनी अज़ियतें, इतनी तकलीफ़ दूंगा कि वो अपने हाथों से खुद को मार देगी। ये सुनकर बुशरा बेगम फ़ौरन उसके लबों पर हाथ रखी, कहने लगी कि बिल्कुल नहीं बेटा, खबरदार जो तुमने ऐसा कुछ भी करने का सोचा तो वो बच्ची मासूम है। ज़रा खुद सोचो, अगर तुमने उस लड़की के साथ कुछ नहीं किया तो उसके साथ किसी ना किसी ने तो किया होगा। तुम डॉक्टर थे, एक हफ्ते तक तुम उसका इलाज करते रहे। बजाय गुस्से से एक दूसरे को बातें सुनाने के और नफरतें बढ़ाने के, तुम दोनों को एक साथ बैठकर इस मामले की तह तक जाना चाहिए ताकि हकीकत सबके सामने आ सके। आखिर क्यों वो तुम पर इल्ज़ाम लगा रही है? बात को खुलकर एक दूसरे से करो ताकि सब समझ आए। वो बीवी है तुम्हारी, अब तुम दोनों के बीच कोई पर्दा नहीं है। खुलकर एक दूसरे से सब कुछ कहो। यही बात वो जर्नी से भी कर चुकी थी। जर्निश तो बस अपना सर पकड़ कर बैठ चुकी थी। वो अकेले में बात से मिलना भी नहीं चाहती थी, कहीं वो उसे गुस्से में मार ही ना देता या किसी की कोई अजियत ना पहुंचाता। मगर बुशरा बेगम के समझाने पर ठंडे दिमाग के साथ इबाद इस कमरे में दाखिल हुआ था। बेड पर बैठी हुई जर्निश थोड़ी सी सिमटी थी। वो चलता हुआ आया और कुर्सी खींच कर उसके सामने बैठ गया। उसका जी तो नहीं चाह रहा था कि वो इस लड़की से बात करे, मगर फिर गहरी सांस खारिज करके कहने लगा कि तुम्हें क्यों लगा कि मैंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है? जरनिश भी खुद पर ज़ब्त रखते हुए कहने लगी, क्योंकि मुझे इस कमरे में सिर्फ आपकी और 2 नर्सों की आवाज़ें आती थी। इसके अलावा मुझे किसी मर्द की आवाज़ कभी सुनाई नहीं थी। वो इसे मुकम्मल तफसील पूछ रहा था और वो बता रही थी कि बुध और जुमेरात की रात को उसके साथ ही हादसा हुआ था। इससे पहले उसने खुद पर किसी तरह का कोई गलत रवैया नहीं महसूस किया था। बुध की रात को सबसे पहले किसी ने उसके वजूद पर हाथ फेरना शुरू किया। वो गहरी नींद सो रही थी। उसे लगा शायद नर्स है जो उसके दिल की धड़कन चेक कर रही है, मगर उसने तो धीरे धीरे उसका गाउन ही खोल दिया था। वो रोते हुए जो कुछ हुआ था बता रही थी और ये बात चुपचाप उसकी खैफियत को सुन रहा था। उसने जिस तरह कड़ी से कड़ी मिलाई थी और इस पूरे वाक़ये को बात से जोड़ा था, वो सब कुछ उसे बता चुकी थी। और इबाद एक गहरी सांस खारिज करके रह गया, कहने लगा तुम सचमुच डफर हो, पागल हो। इससे तो अच्छा था तुम्हारी याददाश्त ही चली जाती। मैं तुम्हें दवाई की डोज की बात किया करता था। मैं जो कहता था कि आज रात फिर मैं तुम्हारा अच्छे से इलाज करूँगा, तो वो एक इंजेक्शन था। मैं तुम्हारी क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के लिए, तुम्हारे दिमाग को ज़्यादा देर बेदार रखने के लिए तुम्हें रोज़ रात को इंजेक्शंस लगाता था, ताकि तुम्हारा दिमाग मुकम्मल तौर पर बेदार हो जाए और तुम इस नींद की कैफियत से निकलो। जरनिश रोते हुए आंसू साफ करने लगी। उसकी टांगें अब कुछ कुछ काम करने लगी थी,
मगर वो सहारे के बगैर चल नहीं सकती थी। वो कहने लगा, याद करो, कुछ तो याद करो, वो तुमसे और क्या कुछ कहता था। जर्निश कहने लगी कि हाँ, वो बड़ी गंदी गंदी बातें करता था, मेरे वजूद पर कमेंट पास करता था, मुझे तो कहते हुए भी घिन आ रही है। गुस्सा तो इस बात को भी आने लगा था। ज़हन पर जोर देकर वो कुछ सोचने लगा था। इससे पहले तो बस गुस्सा और अकड़ ही थी जिसने दोनों के दिमाग पर पर्दे डाल रखे थे। इबाद ने कुछ सोचा और अगले ही पल उसके जहन में कई धमाके हुए थे। जरनीश से कहने लगा कि दुआ करो जो कुछ मैं सोच रहा हूँ ना, वही सच निकले, क्योंकि अगर ऐसा हुआ ना तो तुम्हारे गुनाहगार को, बल्कि मेरे गुनाहगार को मैं पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे छोड़ कर आऊँगा। ये कहकर वो जुनूनी अंदाज में उठा था। जरनीश तो समझ ही ना पाई कि वो कहना क्या चाहता है। वो बगैर पूरी बात बताए इस कमरे से जा चुका था। जरनीश सुबह का इंतजार करने लगी। अगली सुबह इबाद सीधा इसी हॉस्पिटल गया था। इस हॉस्पिटल में दाखिल होने पर पाबंदी लगाई गई थी, इसलिए उसने अपना हुलिया थोड़ा बदल दिया था। शेव तो वैसे उसकी बड़ी हुई थी, बाल भी पहले से काफ़ी बढ़ चुके थे। आंखों पर चश्मा और चेहरे पर मास्क लगाए वो हॉस्पिटल में दाखिल हुआ और चलता हुआ इस वार्ड में दाखिल हुआ जिसमें जरनिश एडमिट रही थी। जैसे जैसे वो कदम बढ़ा रहा था, सामने से एक वार्ड बॉय दिखाई दिया जो इस वक्त पोछा लगा रहा था। उसकी तेज शातिर नजरें ये बात महसूस करने लगा। वहाँ पर जितने भी मरीजों के साथ आई हुई औरतें थी या लड़कियां थी, उनको बड़ी बेबाक नज़रों से वो देख रहा था। एक मर्द ही दूसरे मर्द की शातिर नज़रों का पैमाना नाप सकता है। वह इस वक्त उस पर कड़ी नज़र रखे हुए था। इस वार्ड की सफाई यही शख्स कर रहा था। जब से जरनी यहाँ पर एडमिट थी, पूरा दिन ही बाद उस पर नज़र रखे रखा। जैसे शाम हुई और इस वार्ड में रश कम हुआ तो इबाद ने उसे देखा जब वह बड़े ही ध्यान से एक कमरे में दाखिल हो चुका था। वहाँ पर भी एक मासूम 13 साल लड़की को एडमिट किया गया था, जो कि छत पर खेलते हुए छत से गिर चुकी थी और दिमाग में खून जम चुका था। अभी तक इस बच्ची को होश नहीं आया था। डॉक्टर ने तो ये भी कह दिया था कि बच्ची के बचने के चांसेस बहुत कम है। अगरचे बच भी गई तो जिंदा लाश ही रहेगी। इस कमरे में पोछा लगाने के बहाने दाखिल हुआ था और आसपास देखने के बाद उसने बड़ी ध्यान से इस बच्ची के वजूद पर गुस्ताखियां करना शुरू कर दी। वो बेबाकी से अपना हाथ उसके वजूद पर फेर रहा था और धीरे धीरे उसके गाउन को नीचे करना शुरू कर दिया। इससे पहले कि वो और कुछ करता, बाद अंदर दाखिल हो चुका था। इस वक्त जिस कमरे में वो लड़की रखी गई थी, वहाँ पर कैमरा नस्ब नहीं था, मगर वह अपने मोबाइल में मुकम्मल वाक़या रिकॉर्ड कर चुका था। आगे बढ़कर उसने वार्ड बॉय को गिरबान से पकड़ लिया और मारने लगा। वहाँ पर लोग इकट्ठे हो चुके थे। अस्पताल का बाकी का अमला और सीनियर डॉक्टर भी आ चुके थे। इबाद को वहाँ पर देखकर सवाल करने लगे कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मगर वो वार्ड बॉय को सबके कदमों में गिरा चुका था और वीडियो दिखाने लगा कि हकीकी मुजरिम मैं नहीं, ये देखिए इसने तो मासूम बच्ची को भी ना बख्शा, कैसी गलीज हरकतें कर रहा है। इस हॉस्पिटल में अगर कुछ गलत हुआ था तो वो करने वाला मैं नहीं बल्कि ये था, वार्ड बॉय। वो उसको मुक्के पर मुक्के मार रहा था, मगर वो फूट फूट कर रोते हुए कहने लगा कि साहब जी, मैं गरीब आदमी हूँ, यहाँ पर नौकरी करता हूँ, यहाँ पर आने वाली सब मेरी माएँ बहनें बेटियाँ हैं। मैं तो बस इस बच्ची के सर पर हाथ फेर रहा था कि कितनी प्यारी बच्ची है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मगर तभी वहाँ पर एक नर्स आगे बढ़ी थी। एक गहरी सांस खारिज करके कहने लगी कि आज सुबह जब मैं और मेरे साथ मौजूद साथी नर्स दूसरे वार्ड में एक बच्ची के बेड की चादर बदल रहे थे तो हमने इस पर सुर्ख धब्बे देखे थे। वो बच्ची तो महज 12 साल की थी। हम कुछ समझ ना पाए कि सब कुछ क्या है, मगर चेक करने पर यह बात वाज़ेह हुई कि इस बच्ची के साथ भी किसी ने गलत किया है। फौरन इस वार्ड बॉय और उस बच्ची का डीएनए किया गया, जिसके बाद ये रिपोर्ट सामने आई थी। ये वार्ड बॉय था जिसने एक मासूम बच्ची के साथ रात के अंधेरे में गलत किया था। उसके बाद जरनिश और इस वार्ड बॉय का भी टेस्ट किया गया। जब डॉक्टर ने वो रिपोर्ट इबाद के हाथ में देते हुए इंतहाई शर्मिंदगी से कहा था कि हम माफ़ी चाहते इबाद साहब, आप पर झूठे इल्ज़ाम लगाए गए। इस रिपोर्ट में तो साफ साफ यही रिजल्ट आए हैं कि जरनिश के साथ जो गलत किया होगा वो करने वाला यही वार्ड बॉय है। वो सभी लोग जो डॉक्टर इबाद पर जुमले कस रहे थे, वो शर्मिंदा से हो चुके थे। इस वार्ड बॉय को पकड़कर उसकी अच्छी खासी दुर्गत बनाई थी। इबाद गुस्से से घर आया था और जरनिश को भी साथ लेकर गया था। जरनिश के भाई वजाहत को भी उसने बुला लिया था और कहा था कि ये आप लोगों का असल मुजरिम है।
وجاہت نے تو اس کا منہ توڑ کر رکھ دیا تھا، 2 دانت بھی توڑ دیے تھے۔ وہاں پر پولیس بھی آ چکی تھی اور مکمل انویسٹیگیشن کرنے کے بعد اس وارڈ بوائے کو پکڑ لیا گیا۔ جو بھی تھا بلا شک ڈاکٹر عباد کا کردار صاف ہو چکا تھا، مگر زرنش کی عزت تو یوں ہی تار تار ہو چکی تھی۔ وہ بے حد شرمندہ تھی۔ وجاہت بھی شرمندگی سے ڈاکٹر عباد سے معافی مانگنے لگا، مگر عباد پرسکون تھا۔ زرنش روتے ہوئے اپنے بھائی سے کہنے لگی کہ بھائی پلیز مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، میں عباد کا سامنا نہیں کرنا چاہتی۔ مگر وجاہت کہنے لگا کہ یہ کیا بے وقوفی ہے، وہ تمہارا شوہر ہے، الزام تم نے لگایا تھا، تم ہی عباد سے معافی مانگو گی، اس کے بعد جو تمہارا اور عباد کا فیصلہ ہوا ہم وہ قبول کریں گے۔ پورے راستے وہ خاموش رہی تھی۔ عباد اسے لے کر گھر آ چکا تھا۔ گھر میں آتی وہ روتے ہوئے اپنی ساس کے گلے سے لگ گئی اور کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دے، میں نہیں جانتی کہ سب کچھ کیسے ہوا، مگر میں نے آپ کے بیٹے پر غلط الزام لگایا جبکہ حقیقت میں گناہ گار کوئی اور تھا۔ عباد پیچھے کھڑا سب کچھ سن رہا تھا۔ بشرا بیگم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اسے سینے سے لگا کر کہنے لگی کہ بیٹا اچھا ہوا تمہارا مجرم کیف کردار تک پہنچ گیا، کوئی بات نہیں، تمہارا مجرم پکڑا گیا اور نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگیاں برباد ہونے سے بچ گئی، بس اتنا کافی ہے۔ وہ عباد کے سامنے بھی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہی تھی، جبکہ عباد کہنے لگا کہ تم نے میرے ساتھ جو کچھ کیا ہے میں اسے اتنی آسانی سے بھول نہیں سکتا، میری ریپوٹیشن خراب ہوئی ہے۔ زرنش رو رو کر یہی دعا کر رہی تھی کہ اس سے تو اچھا تھا کہ وہ اس کار ایکسیڈنٹ میں مر ہی جاتی، زندہ نہ بچتی۔ عباد کے سامنے سے جی بھر کر شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ اس رات وہ اس قدر ایموشنلی ڈسٹرب ہوئی کہ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس گھر کی چھت سے کود کر اپنی جان دے دے گی۔ رات کا پہر تھا جب ڈپریشن کا شکار ہو کر وہ چھت پر گئی۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، وہ ریلنگ پر کھڑی تھی، نیچے دیکھنے پر اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ عباد کی ناراضگی اور شرمندگی کا مزید سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ جیسے اس نے ریلنگ سے چھلانگ لگانا چاہی تو تبھی کسی نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر بڑی مضبوطی سے اسے نیچے اتارا تھا۔ اسے باہوں میں بھر کر غصے سے دہاڑ کر کہنے لگا، پاگل ہو گئے ہو کیا تم؟ میں تمہیں ایک مصیبت سے نکالتا ہوں تو تم دوسرے میں اپنا سر منہ پھنسانا شروع کر دیتی ہو، یہ کیا پاگل پن تھا؟ عباد کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ رونے لگی تھی، روتے ہوئے نیچے گر گئی، اس کے قدموں میں بیٹھ کر کہنے لگی، مجھے معاف کر دے، میں شرمندگی کے ساتھ جی نہیں پا رہی، بتائیں میں ایسا کیا کروں کہ آپ مجھے معاف کر دیں؟ بے شک آپ مجھے ذلیل و رسوا کر لیں، جو آپ کے دل میں آیا آپ کر لیں، لیکن میرے دل پر جو بوجھ ہے اسے کم کر دیں، میں مزید اس بوجھ کے سہارے نہیں جی سکتی، میں نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے، میری وجہ سے آپ کی زندگی برباد ہوگی۔ وہ روئے جا رہی تھی اور عباد اسے روتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی کو اس قدر بے بس دیکھ کر اس کا دل بھی پگھلنے لگا تھا۔ کہنے لگا، رو رو، جتنا رونا رو لو، جب رو رو کر تھک جاؤ گی نا تو پھر بتانا، تبھی میں تم سے بات کروں گا۔ وہ بھی کچھ فاصلے پر وہیں زمین پر بیٹھ چکا تھا جب آسمان پر بادل گرجنے کے بعد بارش شروع ہو چکی تھی۔ دونوں ہی بارش میں بھیگ رہے تھے۔ زرنش رو رو کر چپ ہو چکی تھی اور بھیگے ہوئے چہرے کے ساتھ عباد کو دیکھنے لگی، جو بڑی سرشار نظروں سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، نہیں نہیں، رو رو اور رو لو، جتنا رونا ہے رو لو، شاباش، تمہاری سنگت میں تو دیکھوں بادل بھی رو رہے ہیں، لیکن مجھ سے یہ امید مت رکھنا کہ میں بھی رونا شروع کر دوں گا۔ وہ ہچکی باندھ کر کہنے لگی کہ اب آپ ایسے میرا مذاق تو نہ اڑائیں، دیکھیں آپ کو مجھے جو سزا دینی ہے دے لیں، میں نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے۔ عباد کہنے لگا، ہاں سزا تو میں تمہیں دوں گا اور اچھی خاصی دوں گا، اتنی دوں گا کہ تمہاری روح تک کام جائے گی۔ زرنش کہنے لگی کہ میں تیار ہوں، جو چاہیں سزا دے دیں۔ عباد نے فوراً اپنی آنکھیں مصنوعی حیرت سے پھیلائی، کہنے لگا کہ پکا نا، بعد میں پھر انکار تو نہیں کرو گی کہ مجھے یہ سزا قبول نہیں ہے؟ وہ کہنے لگی کہ نہیں، ویسے ہی مجھ جیسی لڑکی کو سزا ملنی چاہیے جو اپنی جان بچانے کے لیے ہاسپٹل پہنچی تھی مگر وہاں پر اپنی عزت گنوا بیٹھی، مجھ جیسی لڑکی کو تو کوئی بھی اپنانا نہیں چاہے گا، آپ جیسا شریف شخص تو بالکل بھی نہیں، اس سے تو اچھا ہے کہ میں مر ہی جاؤں۔ اس کے یہ الفاظ عباد کے دل پر خنجر کا کام کر رہے تھے۔ وہ فوراً سر جھٹک کر کہنے لگا، بات تو بدلنے کی کوشش مت کرو، لڑکی وعدہ کرو کہ میری ہر سزا قبول کرو گی۔ وہ ہاں میں سر ہلا چکی تھی کہ میں وعدہ کرتی ہوں۔ وہ فوراً اٹھا اور اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، کہنے لگا کہ اب اٹھ جاؤ، پہلے ہی
اب جا کر تمہارے وجود کے پرزے ٹھیک سے کام کرنا شروع ہوئے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ بارش کے پانی میں پھر سے تمہارے پرزوں میں زنگ لگنا شروع ہو جائے اور کسی ریبوٹ کی طرح وہیں پہ اٹک کر رہ جاؤ۔ اس کی اس بات پر زرنیش اسے گھور کر دیکھا تھا۔ فطرتاً تو وہ ایسے ہی تھی، اپنے بارے میں کسی کی بری بات برداشت نہیں کر سکتی تھی، مگر شرمندگی کے تحت وہ عباد کو اس بات کا جواب نہ دے سکی اور اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر دھیرے دھیرے لڑکھڑا کر چلتی اندر آ چکی تھی۔ جیسے الماری کی طرف بڑھی تاکہ کپڑے چینج کر سکے تو وہ فوراً اسے روک چکا تھا۔ کہنے لگا، کہاں جا رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ کپڑے چینج کرنے۔ ماتھے پر بل ڈال کر کہنے لگا، میں نے تو تمہیں اجازت نہیں دی کہ تم جا کر کپڑے چینج کرو۔ اس کی طرف حیرت سے دیکھنے لگی تھی۔ کہنے لگی کہ آپ نے تو کہا تھا مجھے ٹھنڈ لگ جائے گی، تو اب کیا ان کپڑوں میں تو میں نہیں سو سکتی؟ یہ بات کہنے لگا، کس نے کہا تم ان کپڑوں میں سوگی؟ اس کے سوالات سے زچ ہو چکی تھی۔ چپ چاپ سینے پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہوگی۔ کہنے لگی کہ پھر بتائیں میں کیا کروں؟ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا تھا۔ کہنے لگا، میں جو کہوں گا وہ کرو گی؟ وہ اپنی گرم سانس سے اس کے ٹھنڈے گیلے چہرے کے قریب لا کر بولا تو اس کے وجود میں ایک جھرجھری سی آ گئی۔ وہ کہنے لگی، مطلب کیا ہے آپ کا؟ عباد مسکرا کر کہنے لگا، مطلب تو کچھ نہیں ہے، تمہیں سزا دینے کا سوچ رہا ہوں۔ چلو شاباش، میری سزا میں پورا ساتھ دو میرا۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا تھا۔ زرنیش اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ جب زرنیش کو عباد کہنے لگا، میری شرٹ کے بٹن کھولو، وہ شرمائی تھی۔ کہنے لگی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا، شوہر تمہارا کوئی وکھرا کام نہیں کہہ رہا، یہ کہہ رہا ہوں میری شرٹ کے بٹن کھولو۔ وہ کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے اس کی شرٹ کے بٹن کھول چکی تھی۔ اس کے چوڑے سینے پر نظر پڑتی وہ شرما گئی۔ جب وہ کہنے لگا کہ اتارو میری شرٹ، وہ شرٹ اتار چکی تھی اور اپنی آنکھیں شرم سے بند کر گئی۔ جب عباد کہنے لگا، اب میری باری، یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا اور اس کے فراق کے زپ کھولنے لگا۔ زرنیش کسمسائی تھی۔ کہنے لگی کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا، عدلے کا بدلہ بھائی، تم نے ابھی میری شرٹ اتاری ہے تو اب میں تمہاری بھی فراق اتاروں گا۔ شرم کے مارے زرنیش کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، آپ نے مجھے سزا دینی تھی نا، تو یہ سب کیا کر رہے ہیں آپ؟ عباد کہنے لگا، میرا سزا دینے کا طریقہ تھوڑا الگ ہے۔ بس آج کی رات میں اپنی ساری بدنامی کا بدلہ تم سے لوں گا اور اس انداز میں لوں گا کہ صبح تم چلنے کے قابل نہیں رہو گی۔ یہ کہہ کر اس کے فراق کی زپ کو کھول چکا تھا اور پھر اس کے وجود سے ہر ایک پردے کو مکمل طور پر الگ کر گیا تھا۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی، اس کے سینے میں چھپی ہوئی تھی۔ اسے اپنی باہوں میں بھر کر بیڈ پر لے آیا اور پھر کہنے لگا، بچ کے دکھاؤ مجھ سے۔ دھیرے دھیرے وہ اس پر حاوی ہونے لگا تھا، یہاں تک کہ باہر بادل گرج رہے تھے، بجلی چمک رہی تھی اور اس شور میں زرنیش کی آواز اور دبی دبی سسکیاں کہیں دب کر رہ چکی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے وجود میں سرایت کرنے لگا تھا۔ کہنے لگا، آج کی رات کے بعد تمہارے ماضی میں کچھ برا بھی یاد نہیں رہے گا۔ تمہارے وجود پر، تمہاری روح پر صرف اور صرف میرا حق ہے۔ آج کی رات سے تم صرف عباد کو یاد رکھو گے، جس نے تمہاری روح تک کو اپنے لمس سے سرشار کر دیا تھا۔ یہ کہہ کر وہ اسے اپنی شدتوں سے سسکنے پر مجبور کرنے لگا۔ یوں ہی پوری رات گزر چکی تھی۔ اگلی صبح جب زرنیش کی آنکھ کھلی تو کافی نکھری اور پرسکون دکھائی دے رہی تھی۔ ڈاکٹر عباد اس کے پاس ہی بیڈ پر لیٹا سو رہا تھا۔ جیسی وہ اٹھنے لگی تو وہ ہاتھ پکڑ کر اسے دوبارہ اپنے اوپر گرا چکا تھا۔ اسے دیکھ کر کہنے لگی کہ کیا ہے آپ کو؟ ویسے میری ٹانگوں میں جان نہیں تھی اور اوپر سے کل رات جو کچھ آپ نے میرے ساتھ کیا نا، ایسے لگ رہا ہے جیسے دوبارہ سے میری ٹانگیں سن ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ بہت برے ہیں آپ۔ عباد کہنے لگا، لو بھلا، ایک تو میں نے تمہارے لیے اتنی اچھی سزا تجویز کی، تم پر سختی نہیں کی اور پھر بھی مجھے نخرے دکھائے جا رہی ہو۔ وہ خود کو اس کے حصار سے نکلوا کر ہنس کر واش روم میں بھاگ چکی تھی۔ کچھ دیر بعد جب دونوں کمرے سے باہر نکلے تو بشریٰ بیگم نے دونوں کو دیکھ کر ایک دل فریب مسکراہٹ دونوں کی طرف اچھالی تھی۔ دل ہی دل میں دعائیں دینے لگی کہ شکر ہے بچوں کے بیچ اب سب کچھ ٹھیک ہو ہی گیا۔ دوسری جانب آمنہ بیگم اور وجاہت دونوں پریشان تھے کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ اگر عباد نے ان کی بیٹی کو طلاق دے دی تو کیا ہوگا؟ وہ گھر میں یوں ہی اداس سے بیٹھے تھے جب گھر میں زرنیش داخل ہوئی تھی۔ زرنیش کو دیکھ کر آمنہ بیگم کا تو کلیجہ حلق میں آیا تھا، مگر ساتھ مسکراتے ہوئے عباد کو دیکھ کر جیسے اس کے
حواس بحال ہوئے تھے۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئے تھے۔ وہ اپنی ماں سے اور بھائی سے ملی تھی۔ وجاہت بھی تھوڑا جھجک رہا تھا، نادم تھا، مگر یہ بات نے گویا سب کچھ بھلا کر اپنے سالے کو اپنے سینے سے لگایا تھا، اور وہ دونوں یوں باتیں کرنے بیٹھ چکے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہیں وہ آمنہ بیگم کو بتا چکی تھی کہ بے فکر رہیں، عباد برا لڑکا نہیں ہے، وہ بہت اچھے ہیں، مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ آمنہ بیگم تو اپنے داماد کے لاد اٹھانے لگی تھی۔ یہاں پر پورا دن گزارنے کے بعد رات کا کھانا کھا کر دونوں واپس گھر کی طرف آئے تھے، اور آنکھیں موند کر زرنش گہری سانس خارج کر چکی تھی۔ عباد اس کا ہاتھ پکڑ کر کار ڈرائیو کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ میں ہنی مون پر جانا چاہتا ہوں، 10 دن کی چھٹیاں تو مجھے مل ہی جائیں گی، اور وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی کہ ہم آپ کی امی کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے، بھلا وہ اکیلے گھر میں کیا کریں گی۔ یوں ہی کھٹی میٹھی باتوں میں یہ سفر آگے بڑھ رہا تھا، اور زرنش اپنا سر عباد کے کندھے پر رکھ چکی تھی۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ اور مزے کا ناول۔ مزید ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔